हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? चैनल पे लाइव आइए। आपका क्लासेस पॉलिटेक्निक का जो सुबह 8 बजे स्टार्ट होता है वो कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। तो सभी बच्चों चैनल पे लाइव आकर वीडियो को लाइक एंड शेयर करके अपना अटेंडेंस लगा ले, ठीक है। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो बच्चों आज का क्लासेस में हम लोग इफेक्ट्स ऑफ करेंट्स का फुल थ्योरी देखने जा रहे हैं, ठीक है। आज जो क्लासेज होगा फिजिक्स का होगा, आपको पता होना चाहिए। जो नए विद्यार्थी हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, इस चैनल पे अभी फिलहाल पॉलिटेक्निक का क्लासेज चल रहा है, जिसमें सुबह 8 बजे आपको क्लासेज मिलती है फिजिक्स केमिस्ट्री का अल्टरनेट वे में। उसके बाद आपको 2 बजे मैथ का क्लासेज रेगुलर मिलता है, ठीक है। उसके बाद शाम में स्टडी इंडिया अड्डा 2.0 पे आपको टेस्ट देना होता है, पॉलिटेक्निक का टेस्ट चल रहा है। तो वो तीनों सेशन आपको लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग इफेक्ट्स ऑफ करेंट्स यानी विद्युत धारा के प्रभाव इस टॉपिक का हम लोग फुल थ्योरी देखने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले टॉपिक का थ्योरी कवर करते हैं। थ्योरी कवर करने के बाद उस टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल के साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम 2020 में आप लोग एग्जाम देंगे वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करवाया जाता है। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, मेरा बात को समझिएगा। जब भी ये क्लासेस स्टार्ट होता है थ्योरी वाला तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना ही देखना है, तभी जाके आपका थ्योरी पूरी तरीका से कंप्लीट होगा। और जो बच्चों को थ्योरी पूरी तरीका से कंप्लीट हो जाएगा वो बच्चों को न्यूमेरिकल बनाने में जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आपको सिखा दूंगा न्यूमेरिकल कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले थ्योरी पे कमांड करना है यार। जो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा वो फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है। और जो नेक्स्ट डे यानी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस वाला जो क्लासेज होगा उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि फॉर्मूला को कैसे लगाया जाता है। तो गाइज आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी बच्चे प्रेजेंट हैं। एक बार जो पेड वाले बच्चे हैं, पेड ग्रुप वाला बच्चे हैं, वो लोग कमेंट में यस सर बता दें ताकि मुझे पता चल जाए कि उन लोग प्रेजेंट हैं। और मैं आपको बता दूं जो पेड वाले बच्चे हैं वो आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आप चाहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एनी किसी हाल में लेना है तो आपको जैसे बोला जा रहा है वैसे करना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं बोल रहा था कि आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, जैसे इफेक्ट्स ऑफ करेंट्स का नोट्स बनाते हुए चलना है। इसके बाद जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा उसको नोट्स आप लोग जैसे पीडीएफ दे दिया जाता है, ठीक है। पेड ग्रुप में ये पीडीएफ दे दिया जाता है, तो पीडीएफ को लेकर आपको पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ अपने हाथ से यानी सेल्फ हैंड रिटेन नोट्स आपको तैयार करना है और उसको फिर क्वेश्चन भी उसी में लिखना है। जैसे इफेक्ट्स ऑफ करेंट्स आपका टॉपिक है तो टॉपिक का थ्योरी लिख दीजिए। थ्योरी के साथ साथ अगले दिन जो क्वेश्चन करवाया जाता है वो क्वेश्चन आपको वहां पे लिखना है। पेड वाले बच्चों को ये पीडीएफ दे दिया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों थोड़ा, ठीक है गाइस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इफेक्ट्स ऑफ करेंट। इससे पहले जितने भी क्लासेज हो चुका है उसको आपको रिवीजन भी करते हुए चलना है। बस 2 महीना का खेल है, 2 महीना मेहनत कर दोगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा यार, ठीक है। और गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक करना बहुत अच्छा होता है। तो देखिए अब हम लोग टॉपिक की ओर आते हैं। अब कोई बच्चा डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, जो भी डाउट्स है कमेंट में अपना डाउट ही पूछेगा। डाउट के अलावा पर्सनल चैटिंग कमेंट में नहीं होना चाहिए। जो बच्चा ऐसा करेगा उसे ग्रुप से निष्कासित कर दिया जाएगा यार। फिर मत बोलना कि सर क्यों बाहर कर दिए। तो बी सिंसियर और बी डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई कीजिए। मेरे तरफ से कोई कमी होता है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो बार बार पूछिए, बार बार मैं समझाऊंगा। लेकिन आपसे भी मैं चाहता हूं कि डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करें। तो बच्चों हम लोग इफेक्ट्स ऑफ करेंट्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। जिसे इस टॉपिक को हम लोग दूसरा बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट, है ना। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, एक टॉपिक पढ़ना है 11th, थोड़ा सा 12th हम लोग टच कर रहे हैं, ठीक है। 12th में 2 टॉपिक पढ़ना है। पहला है इलेक्ट्रोस्टैट। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैट्स, ठीक है, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोला जाता है, ठीक है बच्चों। और दूसरा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक करंट है। दोनों अलग अलग चैप्टर है और दोनों चैप्टर
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12th में, और दोनों चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सर डिफरेंस क्या है? बस डिफरेंस इतना है बच्चों कि एक में हम लोग चार्ज को रेस्ट में अध्ययन करते हैं और दूसरा को चार्ज को हम लोग मोशन में अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसमें जो है इलेक्ट्रोस्टैट में जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो चार्ज एट रेस्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट को क्या लिख सकते हैं? द स्टडी ऑफ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर द स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज इसे बोल सकते हैं। इसमें यानी रेस्ट चार्ज को हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैट में, ठीक है। द स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्ज यानी रुका हुआ चार्ज पार्टिकल का अध्ययन करेंगे, वो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ेंगे। ये सब इलेक्ट्रोस्टैट में मैं आपको करवाऊंगा, अभी इलेक्ट्रिक करंट पे हमको फोकस करना है। दो स्टडी ऑफ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज इसे बोल सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है? द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, इसे बोल सकते हैं द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। यानी चार्ज पार्टिकल का फ्लो को हम लोग अध्ययन करेंगे, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। रुका हुआ चार्ज, समझिएगा, रुका हुआ चार्ज पार्टिकल का अध्ययन करेंगे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। और चार्ज पार्टिकल जो मोशन में है या फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल का अध्ययन करेंगे, वो इलेक्ट्रिक करंट पे हम लोग अध्ययन करेंगे। ये सिंपल सा डिफिनेशन है ये दोनों चैप्टर को समझने का। ये दोनों चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना है, तो मेरा जो मकसद है बच्चों वो इफेक्ट्स ऑफ करंट्स यानी विद्युत धारा के प्रवाह, यानी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट पे हम लोग बात करते हैं, तो इस टॉपिक में जो आपको पढ़ना है वो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है, ओम्स लॉ भी इसी में पढ़ना है, और कूलम्स लॉ आपको इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ना है। कूलम्स लॉ कहां पढ़ना है? इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ना है। और यहाँ पे आपको किरचॉफ्स का लॉ भी इलेक्ट्रोस्टैट में मैं समझाऊंगा, ओम्स लॉ मैं इलेक्ट्रिक करंट में आपको बताऊंगा, रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा, रेजिस्टिविटी के बारे में बताऊंगा, और वो सब फैक्टर भी बताऊंगा, द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, यानी कहने का मतलब वो भी फैक्टर आपको बताया जाएगा जिसमें कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं इसमें आपको समझाऊंगा सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके बाद इसमें पढ़ना होता है बच्चों डे टू डे एप्लीकेशन पढ़ना होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं, उसके बारे में इसमें अध्ययन करना है। हीटिंग इफेक्ट भी इसी में पढ़ना है, ऐसे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर या और फिर इंटर रिलेशन बिटवीन पावर, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, ये सब के आपस में क्या रिलेशन है, इससे क्या फॉर्मूला निकल के आया, ये सब इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। जो मैं आपको बताया वो चीज आपको करवाया जाएगा आज का क्लासेज में। तो आज का क्लासेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज का क्लासेज इलेक्ट्रिक करंट आपको हो सके मैं 2 लेक्चर में इसे फिनिश करूं, ठीक है, 2 लेक्चर में फिनिश करूं। तो आपको तैयार रहना है, जैसे जैसे मैं बोलूंगा, जो जो होमवर्क दूंगा वो होमवर्क को पूरा करके आपको आना है, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये तो आपका रिकैप हो गया कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, जिसे इंट्रोडक्शन, इंट्रो बोला जाता है, वो इंट्रो हो गया इस चैप्टर का, ठीक है। इसमें कुछ आपको पढ़ना है लिटिल बिट कॉन्सेप्ट नॉलेज में, आपको ये भी सिखाऊंगा गैल्वेनोमीटर के बारे में, एमीटर के बारे में, इस सब के बारे में थोड़ा सा लिटिल बिट आपको नॉलेज मैं आपको दूंगा, ठीक है। क्योंकि गैल्वेनोमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर से एमीटर, एमीटर से वोल्टामीटर, ये सब आपस में जो पढ़ना है वो आपको 12th में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। एक दूसरे में कन्वर्जन वो 12th में पढ़ना है कि वोल्टा से एमीटर में कैसे होगा, एमीटर से वोल्टामीटर में कैसे होगा, ये सब 12th में डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़ना है। लेकिन आपके लेवल के लिए जो कुछ है मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अपना इंट्रो आज बहुत अच्छा टॉपिक है, इसीलिए इंट्रो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई बच्चा डिस्टर्ब नहीं करेगा, एकदम ध्यान से पढ़ेगा, कोई भी डाउट है वो पूछेगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझना यार। इलेक्ट्रिक करंट, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत आवेश के प्रवाह को, दर को विद्युत धारा कहते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं?
कहना वही चाह रहे हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोल सकते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र में प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यार। विद्युत धारा जो है वो करंट है, वो क्या है, एक तरह का अदिश राशि है। अदिश राशि कहने का मतलब स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। बच्चों देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक करंट जो है इसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन ये फिर भी क्यों ये स्केलर क्वांटिटी है। आपके दिमाग में तो ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, आप बोल रहे हैं कि इसमें डायरेक्शन भी होता है, दिशा भी होता है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, और फिर भी स्केलर क्वांटिटी बोल रहे हैं। आप गलत बोल रहे हैं सर। ना जी, मैं सही बोल रहा हूं। ये स्केलर ही क्वांटिटी होता है डायरेक्शन होते हुए, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ये सब 11th में आपको पढ़ना है, वेक्टर का एडिशन रूल आपको पढ़ना है। वो चीज को इलेक्ट्रिक करंट फॉलो नहीं करता, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। आपको अभी 10th लेवल में बता दिया जाता है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन जिसमें है, जिस क्वांटिटी में है, उसे हम लोग बोल देंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर यानी सदिश। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या पता चला। जो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप हायर लेवल में पढ़ेंगे ना मेरे यार, हायर लेवल में यानी 11th 12th में पढ़ेंगे, तो वहां पे डिफिनेशन चेंज हो जाता है। बस चेंज ये हो जाता है कि सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी उसे कहेंगे वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे, साथ साथ मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो, तभी मैं उसे बोल सकता हूं कि वो एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको ध्यान रखना है कि विद्युत धारा में डायरेक्शन होने के साथ साथ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड होते हुए ये एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि बच्चों ये जो है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। मेरा पॉइंट्स को समझ रहे होंगे ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यार, इलेक्ट्रिक करंट्स का यूनिट क्या है? एम्पियर है। मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है, पहला फॉर्मूला याद रखना है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। ठीक है, पहला फॉर्मूला, जिसमें I हो गया करंट धारा, Q हो गया चार्ज, T हो गया समय। वही तो बोला जा रहा है यार, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। करंट एक तरह का क्या है? आदिश राशि है। और इसका जो यूनिट है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो यूनिट है वो एम्पियर होता है, एम्पियर होता है यार। ठीक है, या फिर कूलम पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। एम्पियर होता है इसका यूनिट। एम्पियर साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में रखा गया है। ठीक है, इसका यूनिट। इसके बाद ऐसे भी इसे बोल सकते हैं, चार्ज हम लोग कूलम में मेजर करते हैं और टाइम सेकंड में, यानी कूलम पर सेकंड भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है ना, एम्पियर के, ये पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं। देखिए यार, विद्युत धारा में देखिए स्केल आगे लिखा हुआ है, मैं आपको जो पॉइंट समझा रहा था वो आगे लिखा हुआ। विद्युत धारा में दिशा प्रमाण दोनों होते हैं, दिशा भी होता है, यानी कहने का मतलब डायरेक्शन भी होता है, साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है। फिर भी एक तरह का आदिश राशि है, यानी ये फिर भी एक तरह का कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि सदिश योग के त्रिभुज नियम को अनुकरण नहीं करता यार। वेक्टर, क्योंकि मैं बोला था सदिश योग के त्रिभुज नियम को अनुकरण नहीं करता, यानी कहने का मतलब डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसे मल्टीप्लिकेशन बोल देना यार, एडिशन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन वाला भी
लॉ को फॉलो नहीं करता है। लिखा हुआ है यार, फॉलो नहीं करता है। वही चीज ये पॉइंट्स में लिखा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी विद्युत धारा के सतत या बंद पथ को विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए। किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेश की प्रवाह की दिशा की विपरीत विद्युत धारा की दिशा माना जाती है। कहना क्या चाह रहे हैं सर, देखना मैं देखिए इसके मदद से समझाना चाहता हूं, ठीक है, क्या कहना चाहते हैं। देखना यार मेरे प्यारे बच्चों, देखना ये Q है, ठीक है, ये Q है, ये आवेश है, ये चार्ज है, ठीक है, ऋणावेश है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज है, यानी चार्ज जो है वो ये साइड फ्लो कर रहा है, ये साइड फ्लो कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूं करंट का जो डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होगा वो ये साइड होगा। ये किसका डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा, और ये जो है वो चार्ज का डायरेक्शन है। यानी कहने का मतलब किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा के विपरीत विद्युत धारा की दिशा माना जाती है, यानी विपरीत में माना जाता है यार इसका दिशा। ये क्वेश्चन आपको बिहार वाले बच्चों बीबीआई लगाना है। ये क्वेश्चन आपको 2010 का जो एग्जाम हुआ था ना पॉलिटेक्निक में, यही क्वेश्चन पूछा गया था, डायग्राम के मदद से दे रखा था, और वो पूछा गया था कि कौन सा डायग्राम सही है। तो यहां से आपको पता चल गया कि आज के बाद गलत नहीं करना है। क्या होती है कि किसी विद्युत परिपथ में यानी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। करंट क्या है यार, करंट फ्लो ऑफ चार्ज बोल सकते हैं, ठीक है, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। यानी चार्ज का फ्लो को ही तो हम लोग करंट कर रहे हैं ना, धारा किसे कहते हैं, चार्ज का फ्लो को ही कह रहे हैं, ठीक है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसका सटीक डिफिनेशन होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, यहां पे कर लेना द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज का रेट को हम लोग करंट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अक्सर पूछा जाता है कि विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा की विपरीत विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। याद रखना, ये वेरी वेरी आई लगा देंगे, ठीक है। देखना यार कल जब मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा इस टॉपिक से, तो ये सारा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन होगा। वहां पे ये मत पूछना कि सर नहीं समझाए हैं, मैं आपको वहां पे ये भी दिखाऊंगा, मैं सारा कुछ आपको दिखाऊंगा। ये थ्योरी भी मैं वहां पे दिखाता हूं क्वेश्चन में, इसलिए दिखाता हूं ताकि बच्चों को पता चले जो कुछ मैं बताया हूं वो मैं सही कुछ सारा कुछ बताया था। अगर बच्चे क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो उनमें दिक्कत है, आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे। मैं चाहता हूं यार सभी लोग मेहनत करें, स्टडी करें, ठीक है। आते हैं आगे मेरे प्यारे बच्चों, आगे आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज के बाद कभी डाउट नहीं करना है इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है। तब मैं आगे बढ़ता हूं अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हिंदू में विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है, विद्युत विभव कहते हैं। क्या है सर, एकांक धन आवेश के अंत में विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं समझाऊंगा आगे। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक जूल प्रति कूलम्ब होता है, और इसे वोल्ट भी कहते हैं क्योंकि वोल्ट नाम के साइंटिस्ट द्वारा एक चीज बताया गया था, इसीलिए उन्हीं का रिस्पेक्ट में हम लोग इसे वोल्ट कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, विद्युत विभव जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये एक तरह का कौन सा राशि है, आदिश राशि है। आदिश राशि कहने का मतलब ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। विद्युत विभव को मापने हेतु निर्देश बिंदु के रूप में पृथ्वी के विभव को शून्य मान लिया गया है। पृथ्वी एक विशाल चालक है, बिल्कुल सही बात है। जो अर्थ है वो एक तरह का कंडक्टर है, तब तो कंडक्टर है तब ना हम लोग अर्थिंग देते हैं घर में, जैसे अर्थिंग दिया जाता है वो धरती में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, वो इसलिए क्योंकि पृथ्वी जो है अर्थ भी है वो एक तरह का कंडक्टर है और विशाल चालक है यार, ठीक है ना, बहुत अच्छा कंडक्टर है। आगे बात करते हैं, मैं सारा पॉइंट समझाऊंगा, बस थोड़ा सा जो एक बार ये पढ़ने दीजिए उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। जिसके कारण थोड़ा आवेश देने या लेने पर इसके विभव में कोई अंतर नहीं पड़ता है, अर्थात पृथ्वी का विभव हमेशा शून्य रहता है।
पृथ्वी का जो वोल्टेज है यानी पृथ्वी का पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो हमेशा शून्य रहता है यार। इसलिए शून्य रहता है क्योंकि ये इतना विशाल चालक है ना, इससे थोड़ा सा आवेश अगर निकाल ले या थोड़ा सा आवेश इसमें दे दे तो इसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप सोचना यार, सोचना थोड़ा सा, इतना सारा आपके पास सपोज दैट चावल है, ठीक है। इस चावल में, चावल को कंपैरिजन कर रहे हैं मैं चार्ज से, ठीक है ना, ठीक है। और सपोज दैट इतना सारा चावल इकट्ठा है, यहां से थोड़ा सा चावल, 1 से 2 चावल आप निकाल लीजिए या 1 से 2 चावल इसमें डाल दीजिए, तो आपको कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। इसको इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पहले से ही एक विशाल है, ठीक है, विशाल चालक है, जिसके कारण थोड़ा सा अगर चार्ज दे दिया जाए या थोड़ा सा चार्ज निकाल लिया जाए तो किसी तरह का अंतर इसमें नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, सारा डाउट्स क्लियर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं जिसे विभवांतर कहा जाता है, ठीक है ना बच्चों। यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए समझिएगा, यहां पे मैं आपको बोला था समझाने के लिए, थोड़ा सा समझाता हूं। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बच्चों अमाउंट ऑफ वर्क, यानी कार्य करना जो पड़ता है ना, उसी को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। यानी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए, आवेश जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है, कहां से? अनंत से कहां लाने के लिए? विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो आपको कार्य किया गया ना, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे मैं बात करूंगा, टोटल बात करूंगा, ठीक है ना। तो यहां तक क्लियर होना चाहिए, यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए। इसका ऐसा यूनिट भी आपको पता होना चाहिए, जूल पर सेकंड होता है, ठीक है ना। इसका ऐसा यूनिट जूल पर सेकंड होता है और इसे हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। आगे मैं इसका आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा, बस आगे थोड़ा सा पढ़ने दीजिए उसके बाद, ठीक है ना बच्चों। तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा डायग्राम के मदद से मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं सपोज दैट ये अनंत है, कहां है? अनंत, ठीक है। अनंत से यानी इंफिनिटी से, अनंत से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां से चार्ज, ठीक है, ये चार्ज है बच्चों, ठीक है, ये इस पे क्यू चार्ज है, यहां से यहां तक ब्रिंग करने लाने में जो आपको कार्य किया गया ना, वही कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है। उसके बाद मैं आगे आपसे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारा नोट्स आपको दे दिया जाएगा बहुत अच्छे तरीका से, जो पेड वाले बच्चे हैं। अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता हूं। एक कूलम विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। यह भी एक तरह का अदिश राशि है। बिल्कुल जो मैं ऊपर बता रहा था वही चीज है भाई, कि एक कूलम विद्युत आवेश कितना, एक कूलम जो चार्ज होना चाहिए वो एक कूलम का चार्ज होना चाहिए। एक कूलम चार्ज को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए, सपोज दैट मेरे प्यारे बच्चों देखना, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस बिंदु से, इस पॉइंट में ए से बी ले जाने में जो कार्य किया गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। लेकिन ध्यान देना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य, उन पॉइंट्स को या बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। विभवांतर एक तरह का क्या है? वोल्ट होता है। यह भी एक तरह का अदिश राशि है। किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने हेतु या अर्थात इलेक्ट्रॉन की गति हेतु दो बिंदुओं की मध्य विभवांतर होना आवश्यक है। बिल्कुल मध्य विभवांतर होना आवश्यक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब सिंपल सी बात है यार कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन दो पॉइंट। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दोनों पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस को ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। आगे क्लियर होगा, टेंशन ना ले। वही बोला जा रहा है, उन बिंदुओं को मध्य विभवांतर कहते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट्स को समझना, मध्य विभवांतर कहते हैं। आगे बात करते हैं, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने हेतु या अर्थात इलेक्ट्रॉन की गति हेतु दो बिंदुओं को मध्य विभवांतर होना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक क्रिया सेल के टर्मिनल के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती है। ऐसा उस समय भी होता है जब सेल में कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती है। जब सेल को किसी चालक परिपथ अवयव में संयोजित करते हैं तो विभवांतर उस चालक के आवेशों में गति ला देती है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। सेल अपनी रासायनिक ऊर्जा खर्च करके विद्युत धारा बनाए रखती है। तो ये तो आपको थ्योरी है, ये समझने की चीजें पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। सिंपल सी बात कहा जा रहा है कि सेल के भीतर होने वाली रासायनिक क्रिया, जो सेल होती है ना, सेल यानी कहने का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, सेल कहने का मतलब बैटरी, ठीक है ना, बैटरी, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। बैटरी इस टाइप का होता है ना, कार्बन का रड होता है, हाँ इसी को सेल कहते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है भाई, ये कहना चाह रहा है कि किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक क्रिया सेल के टर्मिनल के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती है, ठीक है। यानी वहां पे दो टर्मिनल होती है, टर्मिनल के बीच जैसे एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, तो टर्मिनल के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देता है। यानी विभवांतर कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। ऐसा उस समय भी होता है जब सेल में किसी कोई तरह का विद्युत धारा नहीं ली जाती है। यही पॉइंट्स में मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मेरा पॉइंट्स को पिकअप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक क्रिया को सेल के टर्मिनल के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती है। ये ऐसा कब होता है, जब सेल में कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती है। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब सेल को किसी चालक परिपथ अवयव में संयोजित करते हैं तो विभवांतर उस चालक को आवेशों में गति ला देता है, ठीक है। जब इसमें हम लोग सेल में किसी चालक परिपथ में संयोजित करते हैं तो विभवांतर क्या काम करता है, चालक के आवेश में गति ला देता है और गति लाने के कारण विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। तो अब तो समझ में आ गया कि विद्युत धारा क्यों उत्पन्न होता है। सेल अपनी रासायनिक ऊर्जा खर्च करके विद्युत धारा बनाई रखती है, ठीक है, ये बात समझने का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जो होता है बच्चों, उसे भी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वर्क डन अपन चार्ज होता है, ठीक है, वर्क डन अपन चार्ज होता है, ठीक है। और अभी यही तो मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रोपोटेंशियल का जो यूनिट होता है उसे हम लोग वोल्ट तो बोलते हैं, वोल्ट के साथ साथ क्या बोलते हैं, वोल्ट के साथ साथ जूल पर कूलम, और क्या बोलते हैं, जूल पर कूलम। कैसे बोलते हैं, कार्ज का यूनिट क्या होता है, कार्ज का यूनिट जूल होता है, सभी बच्चे बोलेंगे, और आवेश का यूनिट कूलम होता है, तो जूल पर कूलम बोले या इसे वोल्ट बोलेंगे। ये दोनों फॉर्मूला जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, जो ऊपर में मैं बताया और एक ये वाला याद करना दोनों। आगे बढ़ते हैं, विभवांतर या वोल्टेज कम होने पर किसी मोटर को चलाने पर उसे कार्य करने हेतु अधिक आवेश या अर्थात अधिक धारा की आवश्यकता होगी। अधिक धारा खींचने के कारण विद्युत धारा गर्म होकर जल जाती है। आगे मैं हीटिंग इफेक्ट्स में भी आपको ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाऊंगा। बस आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, विभवांतर या वोल्टेज कम होने के कारण, पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए या वोल्टेज कम होने के कारण, आप ये तो आपके घर में भी ऐसा होता होगा, ये डे टू डे एग्जाम्पल है, डेली लाइफ का एग्जाम्पल है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, डेली लाइफ का ये एग्जाम्पल है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या है, जैसे आपके घर में पंखा वगैरह भी होता है, फैन होता है, वो वोल्टेज कम रहने के कारण वो धीरे धीरे घूमता है, तो घर में जो बड़े रहते हैं वो बोलते हैं फैन को बंद कर दो, नहीं तो फैन खराब हो जाएगा। तो वही होता है यार कि यहां से रिलेट कीजिए, विभवांतर या वोल्टेज कम होने पर किसी मोटर को
चलाने पर उसे कार्य करने हेतु अधिक आवेश, यानी उसे कार्य करने हेतु अधिक आवेश की आवश्यकता होती है, ज्यादा चार्ज की आवश्यकता होती है, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं अधिक धारा की आवश्यकता होती है। क्यों? देखिए आपको मैं फिर से समझाता हूं। Q इज इक्वल टू आई टी होता है, यानी Q जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होती है, यानी अगर आवेश ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा जरूरी पड़ेगा। तो वही बोला जा रहा है, अगर अधिक आवेश की जरूरी होती है तो अधिक धारा की भी आवश्यकता होती है। अब तो समझ में आ गया कि अधिक धारा क्यों आवश्यकता होगी। तो अधिक धारा खींचने के कारण विद्युत मोटर जो है वो गर्म हो जाती है, क्योंकि उसमें उतना कैपेसिटी है ही नहीं। वो जो करंट आ रहा है उसमें करंट में कैपेसिटी है ही नहीं कि वो मतलब उतना धारा को दे सके। और विद्युत मोटर जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर चाह रहा है कि मुझे और धारा मिले, तो विद्युत मोटर गर्म हो जाती है। गर्म होने के कारण वो क्या होता है, जल जाता है और जल के खराब हो जाता है यार। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये टॉपिक आज क्लियर कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द इनर पार्ट ऑफ होलो कंडक्टर। ठीक है ना, अंदर के कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लिटिल बिट कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको समझाने लगूं ना तो मुझे ये कॉन्सेप्ट समझाने में मुझे 2 क्लास लग जाएगा यार, क्योंकि ये जो है ना 12th में बहुत डिटेल में पढ़ना है। गॉस का इफेक्ट आ जाता है, गॉस लॉ भी आ जाता है। ठीक है ना, गॉस लॉ के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा लगाकर निकालना होता है। तो ये सब 12th की बात है, लेकिन आपके लेवल का जो काम है वो काम अपना बन जाना चाहिए, इतना कर लेना चाहिए जिससे अपना काम हो जाए। ठीक है, चलिए, खोखले चालक की भीतरी भाग में विद्युत क्षेत्र या विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द इनर पार्ट ऑफ होलो कंडक्टर। ये टॉपिक तो मैं सोच रहा था कि स्किप ही कर दूं, खैर मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा देना चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा समझिएगा, जो पॉइंट्स आपको बोला जा रहा है वो पॉइंट्स को याद रखते हुए चलेगा, क्योंकि ये टॉपिक में आपको कंफ्यूजन होगा और आपके दिमाग में बहुत सारा डाउट आएगा कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी जो आपके लेवल पे है वो लेवल पे आप मेंटेन कीजिए, जो मैं बोलूंगा वो चीज को याद कीजिएगा। ठीक है ना यार। तो देखिए, जब किसी खोखले चालक को आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण आवेश उसकी बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है, यानी सपोज दैट ये जो है वो एक तरह का खोखला है। ठीक है, हॉलो कंडक्टर है। ठीक है ना, बिल्कुल खोखला कंडक्टर है। ठीक है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है वो बिल्कुल खोखला है। तो कहना क्या चाहा जा रहा है कि जब भी किसी खोखले चालक पे आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण आवेश उसकी बाहरी पृष्ठ पे, ये जो बाहरी वाला पृष्ठ है ना, यहाँ पे पूरा आवेश जो है, संपूर्ण आवेश यहाँ पे आ जाता है। वही कहा जा रहा है, भीतरी पृष्ठ पर आवेश नहीं रहता, जो अंदर वाला पृष्ठ है उस पे आवेश नहीं होता, यानी Q यहाँ पे 0 होता है। इस टाइप का कंडक्टर में आप अगर चार्ज दीजिएगा वो पूरा चार्ज जो है वो बाहर की ओर आ जाता है, बाहर वाला परत पे आ जाता है, वही कहा जा रहा है। ठीक है, भीतरी पृष्ठ पे आवेश नहीं रहता है। इसके निम्नलिखित परिमाण देखा जा सकता है, जैसे खोखले चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो खोखले चालक होता है ना यार, उसके भीतर अंदर में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो चार्ज भी वहां पे नहीं रहेगा। ठीक है ना यार, बिल्कुल ये याद रखना है, ये सब बस अभी माइंड में फिट करते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, खोखले चालक के भीतर प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। बिल्कुल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा, क्योंकि चार्ज 0 है, अंदर की ओर क्या है बच्चों, ठीक है, ध्यान देना, खोखले चालक के भीतर प्रत्येक बिंदु, क्योंकि Q 0 है ना जी, चार्ज 0 है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो सेम होगा हर एक जगह, विभव जो है वो हर एक जगह सेम होगा, वोल्टेज जो हर एक जगह सेम होगा। ये कहना चाह रहा है क्योंकि चार्ज 0 है तो वोल्टेज तो सेम होगा, क्योंकि संपूर्ण आवेश बाहरी पृष्ठ पर रहता है, अतः खोखला गोला विद्युत परीक्षक का कार्य करता है। यही कारण है कि कार में यात्रा करते समय यदि बिजली गिरने की संभावना हो तो सबसे सुरक्षित स्थान पूर्णतः बंद कार के अंदर ही होता है। यदि बिजली कार पर गिरता है तो कोई भी हानि नहीं होगा, क्योंकि विद्युत आवेश कार की बाहरी सतह पे रहेगा। मैं समझाना चाह रहा था, वो समझ गए क्यों ये चीज समझाना चाह रहा था। आपके एग्जाम में जो काम का पॉइंट्स है ना वो ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
ये जो पॉइंट्स है मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ज्यादा काम का है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा काम का पॉइंट्स है, इसे 10 गुना स्टार लगा लेना। देखिए यही चीज मैं समझाने के लिए टॉपिक को इंक्लूड किया था, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। जो पेड वाले हैं उन्हें पीडीएफ दे दिया जाएगा, एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अगर किसी तरीका का डाउट है, कहीं भी डाउट है, तो आपको क्लियर करना है, डिस्कशन ग्रुप में देना है, या आप कॉल करके पूछ सकते हैं यार, आपके पास तो फैसिलिटी है। सॉरी, कॉल करके नहीं, व्हाट्सअप करना है, सबसे पहले व्हाट्सअप करके पूछना है, कॉल वाला फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। कॉल करने से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस भी होती है, आप व्हाट्सअप करके पूछिए, आपको टाइम दे दिया जाएगा, ठीक है ना, इस टाइम में, तो वहां पे डाउट आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो देखिए मैं जो समझाना चाह रहा था मेरे प्यारे बच्चों, वो समझिएगा। मैं एक बार ये टॉपिक को मैं फिर से आपको समझा देना चाहता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहां तक इन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए जी। और मुझे ये टॉपिक 2 क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है, 2 क्लास में खत्म करेंगे, इसलिए टेंशन ना लेना है, बिल्कुल टेंशन ना लेना और ढंग से पढ़ाई करना है। चलिए करना क्या चाह रहे हैं देखना, समझना। सबसे पहले हॉलो कंडक्टर बना लेते हैं, इस टाइप का कंडक्टर, ठीक है, ये हॉलो कंडक्टर है। तो हॉलो कंडक्टर में जो है ना भाई, अंदर में चार्ज 0 होता है, इसमें आवेश आप लोग दीजिएगा तो ये आवेश जो है वो बाहरी वाला सतह पे आवेश फ्लो होगा, और अंदर में जो है इस सतह पे आवेश जो है वो शून्य होता है, ये चीज पता होना चाहिए। तो वही बोला जा रहा है कि आप अगर कार में बिजली गिरती है, ठीक है ना, बिजली गिरती है, तो आप अगर अंदर कार में बैठे हैं तो आपको कुछ भी क्षति नहीं होगा। क्यों क्षति नहीं होगा? क्योंकि बिजली कार पे अगर गिरता है तो जो चार्ज है ना, वो चार्ज उसका जो कार का बॉडी है वो कार का बॉडी में ही रह जाता है, अंदर में नहीं आता है, इसीलिए आपको क्षति नहीं होगा। क्योंकि चार्ज जो हॉलो कार क्या है, एक तरह एग्जांपल है, हॉलो एग्जांपल है ना जी, हॉलो बोल सकते हैं, हॉलो सिलेंडर की टाइप का, सिलेंडर जैसे हॉलो सिलेंडर होता है ना, अंदर से खोखला, उसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि कार में अंदर तो खोखला ही होता है ना। तो वही बोला जा रहा है कि जब भी उस पे बिजली गिरती है तो उसकी बाहरी सतह पे ही चार्ज फ्लो होगा, अंदर में किसी तरीका का कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम से। ये डायग्राम से आपको क्वेश्चन पूछेगा, विद्युत परिपथ आरेख यानी इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या है? सर्किट डायग्राम या बहुत सारे जो डिवाइसेज है वो डिवाइसेस को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। क्योंकि भाई सारा डिवाइसेस को हम लोग बना नहीं ना सकते, जैसे बैटरी हो गया, बैटरी को अगर बनाने लेंगे तो उसका रियल डायग्राम अलग अलग तरह का बैटरी होता है यार जी। कुछ बैटरी होता है इस टाइप का, कुछ बैटरी होता है छोटा छोटा, ये आप लोग देखिए। लेकिन उसको हम लोग एक फिजिक्स के भाषा में उसे हम लोग सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे प्रतीक बोला जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है विद्युत सेल, विद्युत सेल जो है उसे हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। जो बड़ा वाला टर्मिनल है ना यार, इसे पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, जो छोटा वाला है वो नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी बड़ा वाला आप देख सकते हैं टर्मिनल बड़ा है इसलिए पॉजिटिव, ठीक है। इसे हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम लोग ऐसे भी, इधर छोटा इधर बड़ा, ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव ये हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव ये हो जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाएंगे। किसी तरीका का कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। बैटरी तथा सेलों का संयोजन ये भी पूछा जाता है। अधिक बैटरी को जोड़ देंगे तो कैसे बनाएंगे? तो ध्यान देना, अधिक बैटरी को जोड़ देंगे तो कैसे बनाएंगे, ये ऐसा ही बनेगा। तो सपोज दैट, यहाँ पे सपोज दैट एक सेल है, विद्युत सेल, जो सिंगल सेल होता है उसी को तो जोड़ के हम लोग बैटरी बोलते हैं ना यार। तो देखिए सिंपल सी बात है, इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे प्लस ले लिए और ये माइनस हो गया। एक साइड हम लोग प्लस ले रहे हैं तो दूसरे साइड जो हमारा एंड होगा वो माइनस होगा। ये चीज आपको बनाकर रखना है। तो अब फिर से प्लस हो गया, फिर से माइनस हो गया, फिर से प्लस हो गया, फिर से माइनस हो गया, फिर से प्लस हो गया, फिर से माइनस हो गया। तो यहाँ पे माइनस आ गया। इसी तरीका से इसे ऐड करेंगे। खुली पलंग, कुंज अथवा स्विच, यानी कहने का मतलब ओपन स्विच, ठीक है। ओपन स्विच जो है, ओपन स्विच में करंट फ्लो नहीं करता है। ओपन यानी कहने का मतलब जो स्विच है वो बिल्कुल ऑफ है, ठीक है ना यार।
ओपन स्विच में करंट फ्लो नहीं करता है, ऑफ स्विच जिससे बोल सकते हैं, इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। और बंद यानी प्लग कुंजी अथवा स्विच, यानी इसे क्लोज स्विच बोलते हैं, ठीक है। क्लोज स्विच यानी की डाल के क्लोज कर दिए, यानी कहने का मतलब इधर से और इधर से करंट फ्लो होना चाहिए। सपोज दैट इसे ऐसे ही याद रखना कि एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, ठीक है। ये इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए ओपन स्विच है। अब हम क्या किए कि एक मटेरियल लाए या फिर एक रड लाए और इसके बीच में डाल दिए, दोनों को जोड़ दिए। जोड़ने से क्या हुआ कि अब करंट फ्लो होगा, इसलिए ये क्लोज स्विच हो गया। तार का संधि यानी तार का जंक्शन है, इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, कि मतलब यहाँ पे जैसे इधर उधर से जो तार आ रहा है, यहाँ पे जंक्शन है, तो इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। बिना संधि का तार क्रॉसिंग, यानी कहने का मतलब बिना संधि का, बिना जंक्शन हुए तार को क्रॉस करना है। सपोज डेट एक तार इधर से जा रहा है और दूसरा तार इधर से आ रहा है, हम सोच रहे हैं कि ये तार इसमें ऐड नहीं है, यानी ये जो तार है, ये सपोज डेट ये तार ये हो गया, ये वाला तार जो आ रहा है वो बी आ रहा है, जो बी तार आ रहा है वो ए के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसको क्या करना है, दिखाने के लिए यहां से ऐसे कर देंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे करके नीचे ऐसे कर देंगे। अब हमको पता चल गया ए और बी जो है आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। अगर हम लोग इसे ऐसे बनाते तो पता क्या होता, ए और बी जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है, यानी आपस में क्रॉसिंग किया हुआ है, ठीक है ना। इसीलिए ये गलत है। बिना संधि के तार क्रॉसिंग इस टाइप से रिप्रेजेंट करना होता है। जितना भी तार आपको पास करना है बिना क्रॉसिंग के, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे पास कर दीजिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब, बल्ब जो है वो बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बल्ब को ऐसे, सपोज दैट इसे ऐसे मत याद रखिए, ठीक है। आगे मैं आपको समझाऊंगा सर्किट डायग्राम में कैसे बनाया जाता है, एक सर्किट डायग्राम भी आपको मैं सिखाऊंगा। ये रेजिस्टेंस है, प्रतिरोधक, ठीक है। यह परिवर्तित प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक जिसे रोहेस्टेट बोला जाता है, बिल्कुल रोहेस्टेट क्या होता है ना यार, वो करंट को कंट्रोल करता है, यानी फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल करता है। यानी रोहेस्टेट को हम लोग उसमें जो स्लाइडर होता है, वो स्लाइडर को आगे पीछे करके करंट का फ्लो को बढ़ा सकते हैं। करंट हम लोग बढ़ा सकते हैं, करंट को कम कर सकते हैं, करंट को बढ़ा सकते हैं। ये रोहेस्टेट का काम है। आगे बात करेंगे एमीटर, जो एमीटर होता है उसे इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, ये से रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्टामीटर में बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारा आपको याद होना चाहिए, आगे ये सब काम देगा, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको काम देगा। मैं एक देखिए सर्किट किस टाइप से रहेगा, सपोज दैट एक यहाँ पे बैटरी है, ठीक है। क्या है, बैटरी है। इसे अच्छे से बनाते हैं, ठीक है, देखना यार, ठीक है। ठीक है, बैटरी है, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है। चलिए, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक की लगा हुआ है, और यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है इस टाइप से। तो आपसे पूछ देगा ये सर्किट में बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। यहाँ पे बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब जो है वो नहीं ग्लो करेगा, क्योंकि जो स्विच जो है वो ओपन है। बल्ब डजेंट ग्लो, यानी बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर यही डायग्राम आपको इस टाइप से दे देगा, सही से नहीं बन पा रहा है यार, सही से नहीं बन पा रहा है, जगह कम बच गया, जगह कम पड़ गया यार। चलिए, ये बल्ब हुआ, हाँ ये प्लस ये माइनस। अब यहाँ पे ये जो स्विच लगा हुआ है वो क्लोज की लगा हुआ है, तो यहाँ पे बल्ब जो है वो क्या होगा, वो जलेगा, ठीक है। बल्ब यहाँ पे जलेगा, ग्लो करेगा। यहाँ पे बोल सकते हैं ये कंडीशन में बल्ब जो है, बल्ब विल ग्लो, बल्ब जलेगा।
यहाँ पे बल्ब डजेंट ग्लो, यहाँ पे बल्ब नहीं जलेगा। तो भाई आगे बात करते हैं ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ आज हम लोग चैप्टर ओम्स लॉ को समझ के आज का क्लासेस बंद करेंगे, और ओम्स लॉ और कल मैं आपको रेजिस्टेंस समझाऊंगा, ठीक है। रेजिस्टेंस आज, हाँ ये वाला आपको कल समझाऊंगा, कल का क्लासेस में रेजिस्टेंस का जो बैंड कोड होता है ये कल का क्लासेस में सिखाऊंगा, कैसे कैसे आपको बनाना है, कैसे कैसे याद रखना है, ये सारा कुछ कल का क्लास में, ठीक है। आज के क्लास में ओम्स लॉ करेंगे। ओम्स लॉ जो होता है भाई ध्यान दीजिएगा, ओम्स लॉ समझते हैं, ठीक है। स्थिर ताप व दाब की स्थिति में एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर भी उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के समानुपाती होती है। जो भी जो है वो I के समानुपाती होती है, वही कहा जा रहा है। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा यार, मैं सारा क्वेश्चन करवाऊंगा। इसे ओम का नियम कहते हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है। V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू ओम्स ना इसे कहते हैं। R एक नियंत्रक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात। चलिए, प्रतिरोध कहते हैं किसी चालक के यह गुण है कि वह अपने प्रवाहित होने वाली आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल जो चार्ज होती है ना उसको प्रवाह यानी फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, करंट कहते हैं। यानी फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता है, यानी विरोध करता है। चार्ज फ्लो होता है उसको रोकता है, ठीक है ना। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं और इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे थोड़ा सा समझते हैं। V और I का जो ग्राफ होता है, V और I यानी वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ये आपको याद रखना है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पूछा गया है बिहार पॉलिटेक्निक में, ठीक है। सरल रेखीय ग्राफ यह दर्शाता है कि जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा बढ़ती है तो विभवांतर रेखित बढ़ता है, यानी विभवांतर भी बढ़ता है। यही ओम का नियम है। ओम का नियम यही है। इस ग्राफ के मदद से भी हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे जैसे तार में प्रवाहित धारा बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग बोल सकते हैं कि विभवांतर भी बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब ओम्स जो बोले थे वो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी वोल्टेज जैसे जैसे बढ़े, या फिर बोल सकते हैं विद्युत धारा करंट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज भी, विभवांतर भी, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, ठीक है बच्चों। वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, सपोज दैट जैसे जैसे I बढ़ेगा वैसे वैसे भी बढ़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे आपके काम का नहीं है, मुझे ये चीज ये आपके काम का है नहीं, ठीक है ना। ये कैसे बैंड निकलता है ये आपको सिखाना पड़ेगा एक अलग क्लास में। ऐसे इससे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ठीक है ना। चलिए मैं आपको समझाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा, टेंशन ना ले। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखा दूंगा कैसे कैसे निकलता है। तो चलिए आज का क्लासेस को यहीं पे समाप्त किया जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस के बारे में समझ लेते हैं। किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित आवेश विद्युत धारा को विरोध करता है, ये मैं बता रहा हूँ। इसका ऐसा ही मात्रक ओम है, क्योंकि रेजिस्टेंस के बारे में सबसे आगे रेजिस्टेंस ओम्स नाम के साइंटिस्ट द्वारा बताया गया था। इसे जो रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो सिंबल है वो सिंबल ये है, ठीक है। और जो वास्तविक में जो आपको मार्केट में देखने को मिलता है वो इस टाइप से मिलता है। ये सब अलग अलग कलर का बैंड होता है, ठीक है ना। ये बैंड आपको कल मैं सिखाऊंगा। ओम्स के नियम के अनुसार ये आपको पता है R इक्वल टू VI होता है। यदि किसी चालक में दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उसे 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। बिल्कुल क्या कहना चाह रहा है समझिएगा, ये पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहना क्या चाह रहे हैं वो समझिएगा। यदि किसी चालक में दोनों सिर के बीच पोटेंशियल जो है, वोल्टेज जो है वो 1 वोल्ट है, ठीक है। और करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है मेरे प्यारे बच्चों, करंट कितना है, करंट जो है सर वो 1 एम्पियर का है, ठीक है। 1 एम्पियर का करंट है। 1 एम्पियर का करंट है।
तो वही कहा जा रहा है जो रेजिस्टेंस जो होगा वो 1 ओम का होगा। बिल्कुल रेजिस्टेंस 1 ओम का कैसे होगा यहाँ समझना। आर जो होगा, आर क्या होता है, आर वी इक्वल टू आई होता है, वी 1 वोल्ट है और करंट भी 1 एम्पियर है, तो बोल सकते हैं 1 ओम रेजिस्टेंस है। ये पॉइंट्स के लिए कृषि प्रतिरोधक चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्यातु क्रमानुपाती होती है। यदि प्रतिरोध दुगना हो जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाती है। बिल्कुल सही बात है। यानी देखिए कहा जा रहा है, समझना यार मेरे प्यारे बच्चों, समझना क्या फॉर्मूला पढ़ा, V इक्वल टू आई आर पढ़ा ना जी। तो वही कहा जा रहा है I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I होता है, या फिर बोल सकते हैं R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। इनवर्स R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I होता है, यानी व्यातुक क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब अगर हम लोग रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, जितना से रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे उतना से करंट कमेगा, जितना से करंट को बढ़ाएंगे उतना से रेजिस्टेंस कमेगा। तो वही कहा जा रहा है अगर प्रतिरोध को दुगना से हो जाए तो विद्युत धारा जो है वो आधा से रह जाती है। ठीक है, ये चीज पॉइंट्स क्लियर। सोर्स ऑफ वोल्टेज में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला व्यय को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ को के प्रतिरोध के परिवर्तित करने के लिए प्राय एक युक्ति का उपयोग करते हैं जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं। बिल्कुल यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है धारा नियंत्रक जिसे कहते हैं। घरों में पंखों को तेज धीमी करने वाले रेगुलेटर धारा नियंत्रक रुकती उप होती है। यानी धारा नियंत्रक कहने का मतलब हम लोग बोल सकते हैं यार जो करंट्स को कंट्रोल है, करंट कंट्रोलर। जैसे आपके घर में एक रेगुलेटर होती है ना, जिससे पंखा को स्पीड को कम करते हैं, स्पीड को ज्यादा कर देते हैं, वो एक तरह के हम लोग बोल सकते हैं वो धारा नियंत्रक है, वो एक तरह का कंट्रोलर है, करंट का कंट्रोलर है। ठीक है ना, वही बोला जा रहा है कि हम लोग धारा को कंट्रोल करने के लिए हम लोग डिवाइसेज यूज करते हैं, वो डिवाइसेज होती है रेगुलेटर के रूप में यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लासेज को यहीं पे समाप्त किया जाता है क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटा का अपना क्लास हो चुका है। कल का जो क्लासेज होगा उसमें बिना टाइम वेस्ट करते हुए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग किस किस टॉपिक पे बात करेंगे ये तो चलिए, आपका अगर डिमांड रहेगा तो कमेंट कर देना कि सर रेजिस्टेंस का कलर कोड कैसे लिखते हैं। अगर सारे बच्चे बोलेंगे जानना है तो मैं ये आपको सिखा दूंगा कैसे कैसे लिखा जाता है। खैर अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं जानना है तो नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि भाई ये आपके सिलेबस में नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके सिलेबस में नहीं है कलर कोड निकालना। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, ये सब आपको पता है, कल मैं ये सब पूरी अच्छे तरीका से आपको समझाऊंगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करता है, लेंथ बढ़ाने पे क्या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस में क्या प्रभाव होती है, एरिया बढ़ाने पे क्या प्रभाव होती है, ये सारा कल का क्लास में सीखोगा। कुछ कुछ मटेरियल का आपको रेजिस्टिविटी भी याद रखना है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बारे में बताएंगे, और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के साथ साथ आपको उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन सिखाएंगे। और ये भी बताया जाएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है या करंट सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है या करंट सेम होता है। कल का क्लासेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सब कल का क्लास में आपको करवाया जाएगा। इलेक्ट्रिक मीटर का जो रीडिंग होता है कॉमर्शियल स्केल पे, जिसे हम लोग विद्युत ऊर्जा का वैश्विक मापन, इंडस्ट्रियल व्यावसायिक मापन, जैसे इंडस्ट्रियल मापन बोल सकते हैं, या फिर व्यय ऊर्जा जो निकालना होता है क्वेश्चन में, वो सब कल निकालने के लिए सिखाऊंगा। तो कल का क्लास जो है ना आज से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, कल का क्लास जो है वो आज से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो मेरे प्यारे बच्चों कल का जो आज प्रेजेंट है ना वो कल का क्लास में प्रेजेंट रहना, क्योंकि आज अगर कुछ कुछ आपको पॉइंट्स क्लियर नहीं है तो कल का क्लासेज में ये सारा पॉइंट्स मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। और मैं आपको बोलना चाहता हूं जो बच्चों पेड कोर्स लेना चाहते हो इस नंबर पे कॉल करें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद।